Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today our topic is work done by constant force. Dear student, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, वर्क कब मैक्सिमम होगा, वर्क कब मिनिमम होगा, वर्क कब जीरो होगा, वर्क कब पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, वर्क कब नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वर्क है इसका एसआई यूनिट क्या है, वर्क का एपीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, वर्क में एमकेएस सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बराबर है W इज इक्वल टू F डॉट D। मीन ये जो वर्क है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है, बिकॉज ये F भी एक वेक्टर है और D भी एक वेक्टर है। हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमने जो रिजल्ट हासिल किया वो है स्केलर। सो देयरफॉर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वी कैन आल्सो राइट W इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा इनटू D। सो F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम इस तरह लिख सकता है कि F D cos ऑफ थीटा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है वर्क का। यहां देख लो, यहां हमारे इस इक्वेशन के मुताबिक हमारा जो वर्क है ना वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक अप्लाइड फोर्स पे, दूसरा कवर डिस्प्लेसमेंट पे और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D। देखो, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो तो हमारा फोर्स ज्यादा होगा, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स कम हो तो हमारा फोर्स वर्क कम होगा। अगर हमारा कवर डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हो तो हमारा वर्क भी जीरो के बराबर होगा। अगर हमारा कवर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो तो हमारा वर्क भी ज्यादा होगा। अगर हमारा कवर डिस्प्लेसमेंट कम हो तो हमारा वर्क भी कम होगा। ये जो एंगल है ना cos थीटा, ये फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D के दरमियान एंगल है। ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये जीरो के बराबर हो तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर ये 90 के बराबर हो तो हमारा वर्क डन जीरो के बराबर होगा, अगर ये 180 के बराबर हो तो हमारा वर्क डन मिनिमम होगा। इस तरह हमने सारे कंडीशन अप्लाई किया। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट, हमारे फोर्स का जो टाइप्स है ना वो दो किस्म के हैं, एक है कांस्टेंट फोर्स और दूसरा है वेरिएबल फोर्स। तो अगर हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर हमने वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। सॉरी। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। डियर स्टूडेंट, ये जो F cos थीटा मैंने लिख किया, मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा क्या है, हमारे वर्क का जो डिफिनेशन है ना, हमारे वर्क का डिफिनेशन है ये है, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है और हमारा जो कवर डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ये तो क्लियर है। हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स हमने इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स हमने अप्लाई किया तो इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो मार्कर ने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी जरूरी है कि ये जो हमने वर्क अप्लाई किया और बॉडी ने कवर डिस्टेंस कवर किया उसके डायरेक्शन में, ये हर जगह सूटेबल नहीं है। बाजी केसेस में हम फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन हमारा जो क्या है डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह इसके लिए हमें वर्क को कंपोनेंट में तकसीम करना होगा। ये लेट सपोज हमारे पास एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है। सरफेस के ऊपर मैंने ये बॉडी रखा, ये हमारा बॉडी है और ये इसके दो टायर्स है। आपने बच्चों के साथ देखा होगा, मैंने फोर्स अप्लाई किया इसी डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स है और फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगा
तो हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है डी और ये हमारे फोर्स के डायरेक्शन है। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ये थीटा है। डियर स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम ये फोर्स एफ को कितने कंपोनेंट में डिवाइड करेगा, दो कंपोनेंट। एक इसका होगा वाई कंपोनेंट एफ वाई और एक इसका होगा एक्स कंपोनेंट एफ एक्स। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 2 में जो कर रहा था, हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो एफ एक्स है हमारे पास, ये बराबर है एफ का एक्स कंपोनेंट, ये सिर्फ एफ है, ये एफ का एक्स कंपोनेंट है और ये एफ का वाई कंपोनेंट है, ये जहन में रख लो। ये हमारे पास बराबर है एफ कास थीटा की और ये जो एफ वाई है ये हमारे पास बराबर है एफ साइन ऑफ थीटा की बराबर है। क्लियर? तो अभी हमें एफ वाई जो है वो हमारे पास 90 एंगल पे होता है। कि कौन से एंगल पे होता है? 90। देख लो यार, हमने ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने ये हमारा फोर्स एफ है। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो यहां परपेंडिकुलर एफ वाई कंपोनेंट है और यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये हमारा एफ एक्स कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक है, तो इसलिए मैं इसको एफ एक्स कहता हूं। और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, देखो ये कंपोनेंट भी 90 एंगल पे है और ये कंपोनेंट भी 90 एंगल पे है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है? एफ वाई है। तो ये हमारे पास क्या है? ये जो एफ वाई कंपोनेंट है एफ का, ये 90 एंगल पे होता है और जब मैं यहाँ 90 एंगल पुट करता हूं तो हमारा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो इसलिए मैंने एफ वाई कंपोनेंट को छोड़ दिया, इग्नोर किया, क्योंकि उसका रिजल्ट 0 के बराबर है। और मैंने क्या लिया? मैंने ये कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट 0 डिग्री पे है, तो वहां 0 डिग्री पुट कर दो तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। सो देयरफॉर ये हमारा कॉन्सेप्ट है एफ cos थीटा डी के, या W इज इक्वल टू एफ डी काजा थीटा। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाता है एग्जाम में कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, परख नहीं कर सकते कि ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3xi प्लस 4jy प्लस 6kz, ये हमारा जो वेक्टर है ना, ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है और वेरिएबल फोर्स है। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा कांस्टेंट फोर्स है और ये हमारा वेरिएबल फोर्स है? अगर आप लोग समझ सकते हो कि ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि ये फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है। क्योंकि पिछले लेक्चर में जब मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ वहां में 5th सेमेस्टर का पेपर था, 5th सेमेस्टर का, उन्होंने 5th सेमेस्टर का ये एक क्वेश्चन आया था कि ये फोर्स क्या है, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, या कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। तो सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला को कोर्स पढ़ा रहा था मैकेनिक्स, तो मैंने ये बताया था कि ये इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। डियर स्टूडेंट, इसको मालूम करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर कोई भी फोर्स ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। हमारे पास पार्शियल x ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल y ओवर पार्शियल x, एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन पार्शियल x ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल x, दूसरा ये कंडीशन है।
और तीसरा कंडीशन पार्शियल y ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल y। जो भी फोर्स का इक्वेशन, फोर्स हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ये फोर्स का x कंपोनेंट है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है और ये फोर्स का z कंपोनेंट है। जो भी फोर्स का इक्वेशन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इस किस्म फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। अगर कोई भी फोर्स का इक्वेशन दो कंडीशन सेटिस्फाई करे और एक को सेटिस्फाई न करे तो तब फिर भी ये फोर्स जो हमारा है वो वेरिएबल फोर्स है, नॉन कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स ने फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई किया, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई किया, लेकिन एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हमारा फोर्स जो है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर फोर्स ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हमारा जो फोर्स है ना, ये हमारे फोर्स बराबर है कांस्टेंट फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन में लेता हूं और इस इक्वेशन पे अप्लाई करता हूं। देखो इसमें x कंपोनेंट क्या है? 3x है, तो हमारे पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू 3x, यहां हमारे पास y मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर है। 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 के बराबर है। दूसरे को देख लो, इसको पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू 4j, ये 3i है, 4j, तो देख लो ये 4y है यार, और ये भी y है, ij के डायरेक्शन है, तो इसका ये y है, सारा कंपोनेंट क्या है? y है, और ये x है, तो ये इसके बनिस्बत कांस्टेंट हो, तो इसका क्या है? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 4y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास 0 है। तो लिहाजा हमारे इस इक्वेशन ने ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन को देख लो, पार्शियल ओवर पार्शियल x z इंटू x का क्या कंपोनेंट है? 3x, ये भी 0 के बराबर है। दूसरे को देख लो, पार्शियल ओवर पार्शियल x, z का कंपोनेंट 6k है, 6z है, तो ये भी हमारे पास 0 के बराबर है। लिहाजा हमारा ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, हमारा ये जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट फोर्स है। प्यारे बच्चों ये भी समझ लो, अगर ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स है। ये हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस फोर्स है ये नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स है। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के बारे में। तो कांस्टेंट फोर्स का एक और डिफिनेशन जहन में रख लो, अगर हम कोई सर्कुलर पाथ में या क्लोज लूप में हम लेता है तो हमारा कांस्टेंट फोर्स किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आप लोगों के कोर्स में जो एग्जांपल आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसमें हम ये प्रूव करेगा कि ये जो फोर्स है ना कांस्टेंट फोर्स, ये क्लोज लूप में 0 के बराबर है। तो ये था हमारा definition or story about only constant force। कांस्टेंट फोर्स में हमारा ये मसला है ना, ये जो हमारा फोर्स है ना, फोर्स ये पूरे पाथ में एक जैसे हो। डियर स्टूडेंट, अगर कोई फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो इस किस्म फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस किस्म फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। अगर दोनों सेम हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। अगर इसमें से एक चीज भी चेंज होना, या डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो और डायरेक्शन सेम हो,
तो दोनों के लिए अगर दोनों में एक ही चीज चेंज हो जाए तो हमारा फोर्स जो होगा वो नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल होगा। आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।